हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया यानी कि लॉ मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया। आखिर भारत में कानून बनते कैसे हैं, क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है, और यह जो हम बात करें लॉ मेकिंग का जो प्रोसेस है वो कितने स्टेप में कंप्लीट हो पाता है, तो उसी को हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने इसकी एक समरी रेडी की है, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे हम बात करें बिल यानी कि विधेयक के कितने टाइप्स हैं। यदि हम देखें 2 टाइप्स हैं हमारे पास, जैसे कि सरकारी विधेयक यानी कि गवर्नमेंट बिल्स, और इसी के साथ में जो सेकंड टाइप्स है इसका वो है गैर सरकारी विधेयक यानी कि प्राइवेट बिल्स। और जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट बिल्स की, इसके भी 2 टाइप्स हैं, ठीक है ना, साधारण विधेयक और धन विधेयक। साधारण विधेयक यानी कि ऑर्डिनरी बिल्स, और जो धन विधेयक है यानी कि मनी बिल्स। लेकिन जब हम बात करेंगे, आज का जो हमारा स्पेशली जो टॉपिक है वो है साधारण विधेयक यानी कि ऑर्डिनरी बिल्स। ऑर्डिनरी बिल्स होते क्या हैं, यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर हम किसको कहेंगे साधारण विधेयक या ऑर्डिनरी बिल्स किसको कहेंगे। यानी कि वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जितने फाइनेंशियल बिल हैं, ठीक है ना, या हम कहें मनी बिल या संविधान संशोधन विधेयक से भिन्न विधेयक, उसको क्या कहेंगे हम, साधारण विधेयक यानी कि ऑर्डिनरी बिल्स कहेंगे। और इसी के साथ में हम देखें साधारण विधेयक यानी कि ऑर्डिनरी बिल को कंप्लीट करने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है। जैसे समरी की हम बात कर रहे थे, इसमें प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन, या कहें हम फर्स्ट रीडिंग और सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। और इसी के साथ में फिर ये सारा कंप्लीट करने के बाद हम पहुंच जाते हैं दूसरे सदन में, यानी कि विधेयक दूसरे सदन में जब पहुंच जाता है, और उसके बाद में फिर लास्ट में फाइनली राष्ट्रपति की सहमति चाहिए या हम कहें असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं आखिर प्रथम वाचन में हम करते क्या हैं, यानी कि बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है या हम कहें विधेयक का पेश किया जाना प्रथम वाचन की प्रक्रिया में आता है। और जब हम देखते हैं सेकेंड रीडिंग यानी कि द्वितीय वाचन में होता क्या है, विधेयक के हम कह सकते हैं जो मूल सिद्धांत हैं उस पर हम जो विचार विमर्श करते हैं, ये सारा जो कंप्लीट प्रक्रिया है, ठीक है ना। इसमें कमेटी का भी रोल होता है, और फिर कमेटी जब अपना रोल प्ले करती है उसके बाद फिर रिपोर्ट दी जाती है, रिपोर्ट के बाद और सब कुछ कंप्लीट हम कर पाते हैं आगे का जो प्रोसेस है। इसमें हम देखते हैं अब थर्ड रीडिंग, यानी कि जो किसी भी हाउस का या हम कहें जो पहले सदन में जो एक प्रोसेस हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जो थर्ड रीडिंग है उसका लास्ट का स्टेप है। उसमें क्या आता है, यानी कि बिल पर वोटिंग होती है और लैंग्वेज को लेकर और भी बहुत कुछ हो पाता है, वो सारा कुछ इसमें हम कंप्लीट कर लेते हैं। यानी कि अभी हम फर्स्ट हाउस में ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर पाते हैं, फिर हम दूसरे जो हाउस में पहुँचते हैं, ठीक है ना। तो फिर हम दूसरे हाउस में पहुंचते हैं, तो जो अभी तक हमने फर्स्ट हाउस में जो प्रोसेस कंप्लीट किया था वो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारे प्रोसेस को हम यहाँ पर भी इस तरह से ही कंप्लीट करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रपति की स्वीकृति, यानी कि हम कहें असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि जब प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर देगा किसी भी बिल पर तो वह बिल लॉ में कन्वर्ट हो पाता है, यानी कि एक कानून बन पाता है। तो अभी हम इस पर अब विस्तार से डिस्कस करते हैं। अभी तक तो हमने देखा ना कि एक समरी हमारी क्या है, लेकिन सबसे पहले हम देखें कि आखिर कानून की जो हम बात कर रहे हैं, आखिर ये प्रक्रिया है क्या। जनरली हम देखें कानून आज़ादी के बाद से हम देखते हैं निरंतर हम कह सकते हैं कि कानून बन रहे हैं, ठीक है ना, और आने वाले या हम कहें आगे भविष्य में भी कानून बनते रहेंगे। लेकिन आखिर कानून बनने में हम कह सकते हैं जो हमारी पार्लियामेंट की हम बात करें, ठीक है ना, वैसे तो हम कहें पार्लियामेंट है हमारी, वो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करती है वो क्या है, कानून का निर्माण करती है। यानी कि संसद का जो मुख्य काम है वो है कानून को बनाना। और इसी में हम देखते हैं कि हमारा जो टोटल जो एलिमेंट्स हैं या हम कहें जो टोटल एलिमेंट्स हैं पार्लियामेंट के वो 3 हैं। 3 में कौन कौन से हैं, लोकसभा फर्स्ट, सेकंड राज्यसभा और थर्ड प्रेसिडेंट, यानी कि 3 एलिमेंट हैं। या हम ये भी कह सकते हैं पार्लियामेंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। लेकिन अब सबसे पहले हम देखते हैं बिल, आखिर बिल है क्या। जब हम कहें किसी भी कानून, जनरली किसी भी कानून का प्रारूप, यानी कि कानून अभी नहीं बना, यानी कि एक रफली हम कह सकते हैं, यानी कि एक ड्राफ्ट, इसको हम क्या कहेंगे, प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट,
ठीक है ना। जब संसद में प्रेजेंट किया जाता है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, एक बिल उसको कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कि एक जो ड्राफ्ट है जब वो संसद में इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो यह जो प्रोसेस है ये क्या कहलाएगा, बिल कहेगा ये सब। अब हम देखें इस अवस्था में विधेयक को एक विधिक बल प्राप्त नहीं होता है, यानी कि हम कहें कि ऐसी अवस्था में एक लॉ नहीं बन पाता है। लॉ फिर कब बन पाएगा, उसके लिए प्रोसेस कंप्लीट होता है, एक उसको करना होगा। उसी के साथ में हम देखते हैं विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा, अगर ये हम कहें दो सदन कौन से हमारे पास, लोकसभा राज्यसभा, और उसके बाद प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो पाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि लॉ हमारा कंप्लीट हो पाता है, यानी कि अब ये कानून का रूप ले लेता है। लेकिन हम देखें जो हम विधेयक की बात कर रहे हैं, विधेयक क्या है, एक प्रपोजल हम कह सकते हैं, ठीक है ना। या हम ये भी कह सकते हैं कानून के निर्माण से पहले की एक अवस्था है विधेयक, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और हम क्या करते हैं फिर संसद के किसी भी सदन में इसको स्टार्ट करना होता है या इंट्रोड्यूस कराना होता है, उसके बाद फिर सेकंड हाउस में जाता है, ठीक है ना। तो ये सारा जो प्रोसेस है, अगर हम कहें कि किसी भी एक हाउस में, अगर हम ये कहें किसी भी एक सदन, कोई भी एक हाउस उस पर एग्री है, सहमत है, और दूसरा उस पर एग्री नहीं है, ठीक है ना, तो यह प्रोसेस अनकम्प्लीट माना जाता है। या हम कहें कि फर्स्ट हाउस भी एग्री है और सेकंड हाउस भी एग्री है, प्रेसिडेंट भी इस पर एग्री नहीं हो पाता है, तो यह प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, यानी कि यह प्रोसेस अनकम्प्लीट में ही रहेगा। और जब अनकम्प्लीट रहेगा तो यह लॉ की कैटेगरी में नहीं आएगा, यानी कि विधेयक बिल के रूप में ही यह रह जाता है। और अब हम देखते हैं आखिर कानून बनते क्यों हैं। जनरली हम देखें कानून निरंतर हम बात कर रहे थे, जैसे कानून तो हमेशा बनते रहते हैं और बनते भी रहेंगे आगे भी, भविष्य में भी। लेकिन हम देखते हैं आखिर इसका उद्देश्य क्या है, कानून का बनाने का कोई ना कोई तो एम है, इसलिए तो बनाए जा रहे हैं। हम ये भी कह सकते हैं सामाजिक व्यवस्था यानी कि सोशल सिस्टम को एक बैलेंस देते हैं, ठीक है ना। या हम ये भी कह सकते हैं कि जनता के हितों का, ठीक है ना, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए हम कानून बनाते रहते हैं, ठीक है ना। हमारी जो हम कह सकते हैं जो भारतीय संसद है वो निरंतर इस तरह के एफर्ट्स करती रहती है। और जैसे जैसे हम ये भी कह सकते हैं हमारी आवश्यकताएं होती हैं, जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं होंगी तो हम नए कानून या जो हमारे पास जो अवेलेबल जो कानून है, ठीक है ना, जो अवेलेबल लॉ है हमारे पास, ठीक है ना, उनको भी हम अमेंडमेंट के साथ में एक नए कानून का रूप दे सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं जितने भी कानून बनते हैं तो इससे क्या होता है, इससे हम कह सकते हैं जनता एम्पावरमेंट होती है, हम कहें एम्पावर होती है, जनता सशक्त बनती है, मजबूत बनती है, और जनता अपने राइट्स को लेकर, ठीक है ना, अपने राइट्स को लेकर अवेयर होती है, और उसके राइट्स में एक तरह का हम कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट होता है, उसके राइट एक्सिस होते हैं, वृद्धि होती है उसके अधिकारों में। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें RTI, ठीक है ना, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, जैसे 2005 में एक्ट बनाया जाता है। इससे क्या हुआ, हम किसी भी, ठीक है ना, किसी भी हम गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है ना, किसी भी डिपार्टमेंट से इस तरह की इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं जो हमें लगता है कि हमारा कुछ ना कुछ अहित हो रहा है या हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इस तरह के इससे क्या हुआ, RTI लेकर आए, ठीक है ना, तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि जनता के अधिकारों में वृद्धि होती है। और इसके बाद हम देखते हैं जैसे ट्रिपल तलाक, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने जो एक कहीं ना कहीं पर हमें मैसेज देते हैं और हमारे अधिकारों में भी वृद्धि करते हैं। ट्रिपल तलाक, वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वीमेन के जो राइट्स हैं, ठीक है ना, उसको कहीं ना कहीं पर एक्सेस करने की बात करते हैं। उसके बाद रीरा की हम बात करें, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की हम बात करते हैं। तो इस तरह से जो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, और हम शारदा एक्ट की बात करें या फिर दहेज निषेध अधिनियम की बात करें, तो इस तरह के जो एक्ट हैं जो आज़ादी के बाद हम देखते हैं 1961 में दहेज को लेकर, डोरी को लेकर, इस तरह के, ठीक है ना, उसको पूरी तरह से स्टॉप करने के लिए जो लॉ बने हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह के कानून बनते रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। लेकिन जब हम लॉ मेकिंग की बात करते हैं कि कानून निर्माण करना इतना सिंपली भी नहीं है, ठीक है ना, तो हम ये भी कह सकते हैं कि कानून निर्माण तो एक लंबा प्रोसेस है, एक लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है ना, और उसके कानून अचानक नहीं बन पाते हैं। उसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा होमवर्क, बहुत ज़्यादा हमें काम करना होता है, ठीक है ना, एक लॉन्ग प्रोसेस से गुजरना होता है। और जनरली हम जो भी कानून बनाते हैं उस कानून के साथ साथ में
कंप्लीट करने से पहले हम ये भी देखते हैं कि हम कानून जो बना तो रहे हैं ये किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी संगठन को या किसी कम्युनिटीज़ की हम बात कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी तरह से इम्पैक्ट तो नहीं करेगा, किसी तरह का कोई प्रभाव तो नहीं डालेगा इस पर। लेकिन यदि हम देखें जितने भी हम देख सकते हैं, जैसे बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के जो मंत्री होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, ठीक है ना, वैसे तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के पास होती है इस तरह के कानून। लेकिन हम जब बात करते हैं जो ऑर्डिनरी बिल की हम बात कर रहे हैं, साधारण विधेयक पर, ठीक है ना, कोई डिपार्टमेंट का मंत्री भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कोई साधारण सदस्य भी हो सकता है जो रूलिंग पार्टी में ना हो। वैसे तो मैक्सिमम हम यही देखते हैं कि जितने भी कानून बनते हैं रूलिंग पार्टी के जो सदस्य होते हैं या मंत्री होते हैं वो ही लेकर आते हैं। लेकिन हम जब कानून बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, जो हमारे पास लॉ मिनिस्ट्री है यानी कि विधि मंत्रालय से भी हम सलाह लेते हैं कि इस तरह के हम कानून बनाने जा रहे हैं, क्या इस तरह के कानून पहले बने हैं, अगर बने हैं तो उसमें हम अमेंडमेंट या नया कानून हम बनाएंगे तो इससे किसी तरह का कोई अदर जो ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, संगठनों की बात कर रहे हैं, समुदाय, वो इस तरह से कोई प्रभाव उन पर कोई निगेटिव हम कह सकते हैं कोई निगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आएगा। तो ये सब हमें देखना होता है और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, हम कह सकते हैं हमारी इंडियन पार्लियामेंट। लेकिन जनरली हम अभी बात कर रहे थे कि हम जो ऑर्डिनरी बिल पर हम बात कर रहे थे, तो इसी के साथ में हम देखते हैं हमारे पास जो 7 शेड्यूल है। वैसे तो टोटल हम देखते हैं हमारे पास 12 यानी कि 12 अनुसूची हैं पूरे भारत संविधान में हम देखते हैं। लेकिन हम देखते हैं इसमें हमें ये भी ध्यान रखना होगा जो 7 शेड्यूल में 3 टाइप्स की जो लिस्ट की बात की गई है, ठीक है ना, वो क्या है, जैसे हम यूनियन लिस्ट की बात कर सकते हैं और इसमें स्टेट लिस्ट की हम, और लास्ट में थर्ड कंकरेंट लिस्ट की हम बात कर सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं संघ सूची है, राज्य सूची है, संवर्ती सूची है, तो उसमें अलग अलग विषय रखे गए हैं। यदि हम संघ सूची में देखते हैं तो उसमें 100 विषय हैं जिस पर केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। और उसमें हम देखते हैं स्टेट लिस्ट में, उसमें क्या है कि स्टेट को राइट्स दिए गए हैं, राज्यों को यानी कि राज्य विधान सभाएँ हैं जो उनको अधिकार दिए गए हैं। या स्टेट लेजिस्लेचर की हम बात करें, कुछ स्टेट ऐसे भी हैं हमारे पास एट प्रेजेंट में 6 हैं, ठीक है ना, जहाँ पर बाई कैमरल सिस्टम है, और कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पर यूनिकैमरल सिस्टम है यानी कि एक सदन है और राज्यपाल है। तो इस तरह का सिस्टम भी एक बना हुआ है। और हम यदि बात करें संवर्ती सूची, वैसे तो इसमें राज्यों को भी और हमारी जो यूनियन लिस्ट यानी कि संघ सूची है, केंद्र सरकार को भी अधिकार है और राज्य को भी, दोनों को ही अधिकार है। लेकिन यदि कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है तो उसमें भी सेंट्रल पावरफुल है, केंद्र सरकार ही उसमें पावरफुल है। लेकिन जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है, ठीक है ना, उसमें क्या है, टोटल हमने दिखाया है कि जैसे प्रेसिडेंट सबसे टॉप पर रखा है और एक साइड में लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है ना। या अगर हम सेंट्रल पार्लियामेंट की बात करें, जनरली जैसे हम बात करते हैं किसी भी सदन में, जैसे हम ऑर्डिनरी बिल पर बात कर रहे हैं, एक साधारण विधेयक यानी कि वो किसी भी सदन से स्टार्ट हो सकता है। सपोज करें राज्यसभा से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, राज्यसभा के बाद किसके पास जाएगा, लोकसभा के पास जाएगा, और लोकसभा के पास होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद प्रक्रिया राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देगा, ठीक है ना। या उसको और भी उसके पास पावर है, वो चाहे तो पॉकेट में डाल सकता है या रिजेक्ट कर सकता है या अमेंडमेंट के लिए उसको रिटर्न कर सकता है, बहुत सारी पावर है। लेकिन यदि हम देखें लोकसभा से स्टार्ट होता है, अगर सपोज करें लोकसभा से स्टार्ट हुआ है तो डेफिनेटली राज्यसभा के पास जाएगा, और राज्यसभा के पास होने के बाद राज्यसभा के बाद जाएगा, फिर जाना तो राष्ट्रपति के पास ही है फाइनली। लेकिन ये तो हम बात कर रहे थे हमारे पास जो सेंट्रल पार्लियामेंट है, ठीक है ना, ये प्रोसेस वहाँ पर फॉलो किया जाता है। लेकिन जैसे हम बात करें, सपोज करें जैसे हम स्टेट में देखते हैं, स्टेट में जहाँ पर बाई कैमरल है यानी कि 2 सदन हैं, ठीक है ना, जैसे विधानसभा और विधान परिषद। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, विधानसभा से स्टार्ट हुआ है सपोज करो, विधानसभा के बाद कहाँ पर जाएगा, विधानसभा के बाद विधान परिषद, और विधान परिषद के बाद जब इसको एक तरह का हम कह सकते हैं मेजॉरिटी मिल जाएगी यानी कि वहाँ से उसको अप्रूवल मिल जाएगा, उसके बाद किसके पास जाएगा, राज्यपाल के पास। ऐसा भी हो सकता है विधानसभा से स्टार्ट हुआ है कोई भी साधारण विधेयक और उसके बाद विधानसभा में जाएगा, और विधानसभा के बाद कहाँ पर जाएगा, राज्यपाल के पास। तो ये हमने जो सेंट्रल का जो एक स्ट्रक्चर है, किस तरह से एक लॉ मेकिंग की हम बात करें, कानून जो बनते हैं, ठीक है ना, साधारण विधेयक को लेकर, तो
एक सदन से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, कोई भी स्टार्ट कर सकता है उसका मेंबर। हम बात करें राज्यसभा से भी स्टार्ट हो सकता है और लोकसभा से भी स्टार्ट हो सकता है और फिर राष्ट्रपति के पास फाइनली पहुंचेगा। तो इसको अब हम विस्तार से देखते हैं आखिर ये प्रक्रिया है क्या। जनरली हम देखें बिल को लेकर, जैसे हमने बात की थी कि बिल है और इसमें जो हम गवर्नमेंट बिल्स की बात कर रहे थे और प्राइवेट बिल्स की भी बात कर रहे थे, लेकिन स्पेशली जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है साधारण विधेयक यानी कि ऑर्डिनरी बिल्स। इसमें हम देखते हैं इसको अलग अलग जो फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग, आखिर इसमें हम करते क्या हैं, क्या कुछ हो पाता है इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट रीडिंग यानी कि प्रथम वाचन में हम करते क्या हैं। जनरली कोई भी जो लोकसभा का मेंबर है, ठीक है ना, या फिर राज्यसभा का कोई सदस्य है, ठीक है ना, जनरली अगर हम इसको कहें कि लोकसभा का ही कोई सदस्य है, अगर मंत्री है, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, अध्यक्ष को सूचना देगा सबसे पहले। तो इसका भी हमने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है, ताकि बहुत ही ईजी तरीके से हम इसको समझ पाए, ठीक है ना। जनरली क्या होगा, सबसे पहले जो हम देखते हैं लोकसभा में क्या होता है, जो चेयरमैन होता है या हम कहें स्पीकर होता है लोकसभा का, ठीक है ना, तो सबसे पहले उसको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, सूचना देनी होती है। सूचना देने के बाद फिर जो प्रस्तुतकर्ता होता है यानी कि जो विधेयक को प्रस्तुत करने जा रहा है वो क्या बताएगा, उद्देश्य बताएगा कि मेरा ये जो बिल है, ठीक है ना, इसका उद्देश्य ये है, इसलिए मैं इसको लेकर आना चाहता हूँ या इस पर मैं चाहता हूँ कि संसद इस पर विचार करे यानी कि लोकसभा विचार करे। और उसके बाद फिर विधेयक पर परमिशन मिल सकती है, लेकिन इसके लिए परमिशन कब मिलेगी, जब हम बात करें लोकसभा स्पीकर की हम बात करें तो इसमें क्या होगा, बिफोर 1 मंथ, 1 महीना पहले सूचना देनी होगी। किसको, अध्यक्ष को सूचना देनी होगी कि हम इस तरह का एक बिल डिस्कस करना चाहते हैं इस हाउस में, लोकसभा में। और उसके बाद फिर क्या होगा, एक इम्पोर्टेंट ये भी है कि इसमें कोई डिबेट नहीं होती है, फर्स्ट रीडिंग में कोई डिबेट नहीं होगी। अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है, अदर मेंबर हम बात करें, अगर वो चाहते हैं कि ये बिल तो ठीक नहीं है या कुछ इस पर कुछ डिस्कशन होना चाहिए, तो एक समरी स्पीच की हम बात कर सकते हैं। समरी स्पीच के अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है ना। और फिर जब लगता है कि हाँ ठीक है ये सब प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद क्या होता है, जो बिल है, बिल क्या होगा, वो सरकारी गजट, क्या आपने जनरली हम देखते भी हैं जब भी हमारी पार्लियामेंट में किसी भी बिल पर डिस्कशन चल रहा होता है और जब एक हाउस या हम कहें अगर हम सपोज करें लोकसभा में जैसे हम बात कर रहे हैं, अगर वहाँ से लोकसभा स्पीकर है उसके लिए अप्रूवल दे देता है कि हाँ ठीक है, तो फिर वो क्या करता है, बिल को हम देखते हैं गजट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो इस तरह का एक गजट या जनरली हम देखते हैं भारत सरकार का राजपत्र भी इसको बोलते हैं, तो इस तरह से उसको पब्लिश कराता है। यानी कि जितने भी प्रिंट मीडिया की हम बात करें, जितने भी न्यूज़पेपर हैं उन सभी में मैक्सिमम जो ज़्यादा अच्छे न्यूज़पेपर होते हैं उन सभी में इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसी के साथ में हम देखें सेकंड रीडिंग की हम बात करें, आखिर सेकंड रीडिंग में क्या होता है। यहाँ पर तो अभी गजट में पब्लिश किया गया है ये सब कि हाँ इस तरह का कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसमें ऐड कर दिए जाते हैं सरकारी गजट में। और इसमें हम देखते हैं फिर सेकंड रीडिंग में क्या होता है, यानी कि जो गजट कंप्लीट जो गजट है यानी कि जो बिल है उसकी बहुत सारी कॉपीज़ जितने मेंबर होते हैं उन सभी में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। और फिर वो क्या करते हैं, जनरली हम कहें कि सेकंड रीडिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड रीडिंग में हम देखते हैं कॉपी डिस्ट्रीब्यूट हो पाती है और उसके बाद जनरली हम ये भी कह सकते हैं विद इन 2 डे का भी डिफरेंस हो सकता है। अगर अध्यक्ष चाहे या हम लोकसभा अध्यक्ष चाहें तो अगर उसी दिन भी यानी कि सेम डे भी वह दूसरे सदन में उसको यानी कि उस पर डिस्कशन कर सकता है, यानी कि ठीक है ना। और इसमें हम देखें इसमें जनरली क्या होता है, इस पर डिबेट होती है, बहस होती है। और बहस होने के साथ साथ में हम ये भी कह सकते हैं इस पर क्विक एक्शन भी लिया जा सकता है, यानी कि विधेयक पर चर्चा हो सकती है। अगर हाउस चाहे तो तुरंत इस पर अपना विचार कर सकता है। और ऐसा भी हो सकता है जनरली कि वह चाहे तो सेलेक्ट कमेटी के पास यानी कि परवर समिति को भी सेंड कर सकता है। अगर वह चाहे तो वह जॉइंट सेलेक्ट कमेटी को भी ट्रांसफ़र कर सकता है। और इसी के साथ में हम ये भी कह सकते हैं जनमत के लिए भी उसको सेंड कर सकते हैं, यानी कि इस तरह के जनता से भी सुझाव मांगे जा सकते हैं। और जितने भी हम देखते हैं बहुत सारे बिल अगर
उनमें कुछ जल्दबाजी नहीं की जा रही है, तो जनरली जनता का या हम कहीं पब्लिक ओपिनियन भी उस पर लिया जाता है, जनता की राय भी उस पर ली जाती है। और इसी के साथ में हम देखते हैं फिर कमेटी स्टेज की हम बात करें। ये तो जो हम बात कर रहे थे कि साधारण बहस की जो प्रक्रिया है, ठीक है ना, वैसे तो अगर सदन का जो हम कहें यानी कि लोकसभा स्पीकर है, अगर वो चाहे तो इस पर बहुत जल्दी भी चर्चा करा सकता है, ठीक है ना, या फिर इनमें से जो 4 ऑप्शन है, ठीक है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनमें से भी कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट किया जा सकता है। और उसके बाद ऐसा भी हो सकता है, सपोज करो कमेटी अगर की कमेटी को इन्वॉल्व किया है, यानी कि कमेटी जो स्टेज है उसमें क्या होता है, कमेटी का जो मेन काम है, ठीक है ना, तो उसमें डीपली स्टडी करती है कमेटी और उसके बाद फिर रिपोर्ट देती है। और रिपोर्ट जब दी जाती है तो फिर जो कुछ उसने कमेटी ने कुछ अमेंडमेंट किए, कुछ संशोधन किए, तो फिर उसको वापस उस पर फिर डिस्कशन किया जाता है, यानी कि विचार की अवस्था, उस पर डिस्कशन किया जाता है। फिर थर्ड रीडिंग में आते हैं। इसमें क्या होता है, फिर पुनः उस पर डिबेट की जाती है, बहस होती है। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं मूल सिद्धांत तो वही बहस होती है, सारे जितने उसमें जो हम कह सकते हैं जो बंद होते हैं या उसमें जो आर्टिकल होते हैं उन पर वह बहस नहीं करती है। और लैंग्वेज को लेकर इशू, लैंग्वेज संबंधी कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम, सुधार किए जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं थर्ड रीडिंग में, उसके बाद सदस्यों का मतदान, यानी कि जो एक सदन में ही सभी कुछ हो पाता है कंप्लीट। फिर वोटिंग होती है, वोटिंग के बाद जब लगता है कि हाँ वोटिंग हो चुकी है, सभी सदस्य जो एक हम कह सकते हैं जो एक मेजोरिटी चाहिए थी वो मिल चुकी है, और उसके बाद ये कंप्लीट मान ले जाती है, यानी कि एक सदन की प्रक्रिया कंप्लीट हो पाई है, ठीक है ना। और उसी के साथ में अब हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ये अभी एक सदन की हमने बात की है कि एक सदन में हम कितना कुछ वर्क कर पाते हैं। दोस्तों, जैसा अभी हमने प्रथम वाचन और द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन यानी कि साधारण विधेयक के हम देखते हैं अभी हम जो इसका पार्ट है, ठीक है ना, जनरली हमने इसको डिस्कस किया है, शॉर्ट में डिस्कस किया है। यानी कि एक सदन का जो एक कंप्लीट जो प्रोसेस होता है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग, यानी कि 3 स्टेप हैं जो हमें यहाँ पर एक सदन में कंप्लीट करने होते हैं, उसके बाद ही वह दूसरे सदन में पहुँचेगा। लेकिन अब हम सबसे पहले इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि साधारण विधेयक संबंधी प्रक्रिया, यानी कि हम कहें कि प्रोसीजर रिलेटेड टू ऑर्डिनरी बिल, ठीक है ना, उसमें हम देखते हैं फर्स्ट रीडिंग आखिर है क्या। इसको विधेयक की प्रस्तुति या हम कहें प्रस्तावित अधिनियम, प्रपोज्ड एक्ट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। लेकिन हम जब देखते हैं कि संसद का कोई गैर सरकारी सदस्य, ठीक है ना, यानी कि जो रूलिंग पार्टी का सदस्य ना हो, उसके अलावा भी यानी कि हम कहें कोई ऐसा सदस्य भी जो लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी, ठीक है ना, वह भी चाहता है कि हाँ मुझे ऐसा कोई जो साधारण विधेयक है किसी भी सदन में डिस्कस होना चाहिए, और उसे लगता है तो वह भी सदन में डिस्कस करा सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले अध्यक्ष, या हम कहें लोकसभा की हम बात करें, लोकसभा का जो अध्यक्ष हम कहते हैं स्पीकर, ठीक है ना, उससे परमिशन लेनी होती है, ठीक है ना। और उसके बाद हम कहें कि उसको बिल से रिलेटेड 1 माह पहले सूचना देनी होती है कि मैं इस तरह का बिल डिस्कस करना चाहता हूँ। लेकिन जनरली हम देखते हैं कि अध्यक्ष फिर कोई डेट डिसाइड करेगा, ठीक है ना, कोई डेट डिसाइड करता है, और उसके बाद फिर क्या होता है, फिर आगे का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाता है। ये हम कहीं सारे जितना भी प्रोसेस है कि अध्यक्ष ने परमिशन ली है, ठीक है ना, और बिफोर 1 मंथ हम कहें एक महीना पहले सूचना भी दी है, ठीक है ना, और जो बिल है उसका उद्देश्य क्या रहेगा, ठीक है ना, और या टाइटल हम बात करें, ठीक है ना, एम क्या रहेगा, उसका टाइटल क्या रहेगा, शीर्षक क्या रहेगा, वो सारा कुछ यानी कि फर्स्ट रीडिंग में हम कंप्लीट कर पाते हैं, ठीक है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, सारे ही जो प्रोसेस है इसको फर्स्ट रीडिंग यानी कि प्रथम वाचन इसको कहते हैं। लेकिन एक बात और है जो हमें याद रखनी है, वो क्या है कि इसमें कोई भी डिबेट नहीं होती, यानी कि कोई विवाद नहीं होता है इसमें। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि जब ये सारी इस तरह की जो कंडीशन है फुलफिल हो जाती है, ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है, फिर सदस्य क्या होता है, सदस्य उस पर एग्री हो जाते हैं कि हाँ ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है अगर विरोध की स्थिति बन जाए, ठीक है ना, तो फिर क्या होता है, जो प्रस्तुत करता है यानी कि जो भी सदस्य बिल को इंट्रोड्यूस कराया जिसने भी, ठीक है ना, उस पर वह एक समरी स्पीच, ठीक है ना, एक छोटी सी एक संक्षिप्त भाषण दे सकता है, यानी कि बिल से जुड़ी
जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसके, ठीक है ना, वो सारे कुछ थोड़ा सा बता सकता है शॉर्ट में। और इसके बाद हम देखते हैं फिर क्या होता है, अध्यक्ष क्या करता है, फिर उस बिल को, जिसको हम गजट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, यानी कि सरकारी गजट में प्रकाशित कराता है, यानी कि अब इसकी सूचना पूरे भारत को दी जाती है। जनरली हम देखते भी हैं, जैसे हमारे कुछ हम न्यूज़पेपर में देख लें एग्जाम्पल के रूप में, जैसे हम कहें टाइम्स ऑफ इंडिया या द हिंदू या और भी ऐसे न्यूज़पेपर, ठीक है ना, जिनमें हम देखते हैं कि उसमें लिखा होता है भारत सरकार का राजपत्र, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, बिल के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो उसमें ऐड कर दिए जाते हैं और उसको पब्लिश कर दिया जाता है, ठीक है ना, ताकि जनता को भी पता लग सके कि हाँ भारत में या भारतीय संसद में कोई बिल डिस्कस हो रहा है। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि ये सारा कंप्लीट होने के बाद फिर अब हम बात करते हैं, ठीक है ना, अब यहाँ से तो गजट का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब हम आते हैं सेकंड रीडिंग। सेकंड रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और इसको हम बहुत अच्छे से अब समझते हैं। जनरली हम कहें कि सबसे ज़्यादा जो बिल पर जो डिस्कशन होता है डिबेट को लेकर हम देखते हैं, या फिर और भी बहुत सारा जो कमेटी का जो रोल है वो सारा सेकंड रीडिंग में ही आता है। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि कम्प्रिहेंसिव, एक विस्तार रूप में विचार विमर्श हो पाता है बिल पर। तो जनरली जैसे हमने बात की थी कि बिल जो है गजट में भी पब्लिश हो चुका है और बिल से जो है बहुत सारी कॉपीज, ठीक है ना, वो जो है प्रिंट कराई जाती है। और फिर क्या होता है, जो मेंबर होते हैं, यदि हम बात लोकसभा की करें तो जितने मेंबर हैं उन सभी मेंबर को वो जो बिल की कॉपीज हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, ताकि सभी मेंबर तक बिल किस तरह का है, क्या कुछ उस बिल में है, ठीक है ना, वो सारी इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच जाती है ईजिली। और फिर वो उसका स्टडी करते हैं, डिस्कशन होता है, ठीक है ना। और हम ये भी कह सकते हैं जैसे फर्स्ट रीडिंग है और सेकंड रीडिंग, इसमें ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट रीडिंग उसी सेम डे ये कंप्लीट हो पाती है और सेकंड रीडिंग भी उसी दिन, ठीक है ना, आगे प्रोसेस में कंटिन्यू हो जाती है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, उसके लिए ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हुई है, उसमें विदिन यानी कि 2 दिन का टाइम हो सकता है, 2 दिन का गैप कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कॉपी डिस्ट्रीब्यूट भी की जानी है, ठीक है ना, और एक मैसेज भी देना है पूरे ही इंडिया को, पूरे भारत को, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन बन सकती है। परंतु यदि हम देखें कि अगर विधेयक, जैसे हम देखते हैं सेकंड रीडिंग का जो एक प्रोसेस है वो अलग अलग जो स्टेप्स हैं, यानी कि अलग अलग चरण हैं, उसमें कंप्लीट हो पाता है। ये तो सभी ये कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो हम देखते हैं इसमें डिबेट होनी है, जो कमेटी स्टेज है वो भी हो सकती है, ठीक है ना, और इस पर डिस्कशन तो होना ही होना है। लेकिन हम देखें आखिर जो हम बात करें साधारण विधेयक, ठीक है ना, तो उसके बहुत सारे हम कह सकते हैं जो प्रोविज़न की हम बात कर सकते हैं, बहुत सारे जो आर्टिकल हो सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि जो सदन है, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा जल्दी उस पर डिसीजन ले ले, विचार विमर्श ना करे, ऐसा भी होता है। हमारी जो पार्लियामेंट है जनरली हम देखते हैं जो हम कह सकते हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हम बात करें, यानी कि संसद सदस्यों के जो कुछ ऐसे बिल होते हैं जो उनके पर्सनल इंटरेस्ट से जुड़े होते हैं, तो उसमें इतना टाइम क्यों लगाना, क्योंकि वो तो उनके ही अपने फ़ायदे में है, ठीक है ना। और जब इस तरह के पर्सनल इंटरेस्ट को लेकर जब इस तरह के बिल लोकसभा में, ठीक है ना, या राज्यसभा में हम देखते हैं स्टार्ट होती है, तो उनको जनता तक भी नहीं पहुंच पाते सही तरीके से और वो कंप्लीट कर ले जाते हैं। बाद में पता लगता है कि हाँ भारत में कोई इस तरह का बिल भी था और वो पता भी नहीं लगा कब कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो जनरली हम देखते हैं ऐसा साधारण विधेयक के संबंध में भी हो सकता है, यदि हम कहें जैसे वो तुरंत विचार भी कर सकता है, यानी कि सदन लोकसभा में भी क्विक एक्शन लिया जा सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है अगर कोई ऐसा बिल है जो गैर सरकारी सदस्य है, यानी कि कोई एक सामान्य ऐसा कोई व्यक्ति है जो रूलिंग पार्टी का नहीं है, अगर लोकसभा की हम बात करें कोई ऐसा अदर हम कह सकते हैं अदर कोई मेंबर हो सकता है लोकसभा का, ठीक है ना, तो इस तरह के यदि वो बिल लेकर आता है तो फिर क्या करते हैं उस तरह के बिल को, ठीक है ना, सेलेक्ट कमेटी को भेज सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी इस तरह के डिसीजन ले सकते हैं, या तो उस पर जल्दी हम निर्णय ले लें, ठीक है ना, तुरंत विचार करें सदन, या फिर सदन ये भी कर सकता है कि उसको सेलेक्ट कमेटी को भी भेज सकता है,
या ऐसा भी कर सकता है जॉइंट सेलेक्ट कमेटी को भेज सकता है, या ऐसा भी कर सकता है कि जनमत की हम बात करें या पब्लिक ओपिनियन के लिए भी उसको आगे सेंड कर सकता है। तो ये सारे कंप्लीट जो हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं इनमें से कोई एक भी फॉलो किया जा सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है इसमें। जनरली हम देखते हैं फिर जितने भी इस तरह के जो बिल होते हैं, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, जैसे हम देखते हैं हमारे पास जो सेलेक्ट कमेटी है या जॉइंट सेलेक्ट कमेटी है, ठीक है ना, तो ऐसा भी हो सकता है उनका इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। जैसे हम बात कर रहे हैं अगर हमने इस तरह का कोई इनिशिएटिव लेते हैं, इस तरह का कोई डिसीजन ले पाते हैं, तो उसमें हम फिर देखते हैं जो कमेटी स्टेज है इसका काम क्या है, डीपली स्टडी करना, यानी कि जितने भी उपबंध हैं, ठीक है ना, या आर्टिकल की हम बात करें उन सभी को बहुत अच्छे से डीपली, जनरली ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हम बात करें, जो संसद सदस्य हैं, सारे ऐसा तो नहीं कह सकते वेल एजुकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ ये भी हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे भी हैं जो वेल एजुकेटेड हैं। तो जो कमेटी जो होती है उसमें क्या होता है, लोकसभा के भी उसमें सदस्य हो सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें जो हमारी जॉइंट सेलेक्ट कमेटी है उसमें लोकसभा के भी सदस्य हो सकते हैं और राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कमेटी जो काम करती है वो डीपली स्टडी की हम बात कर रहे हैं कि गहन अध्ययन विचार करती है उस पर। और इसके साथ में हम देखते हैं कि इसमें वैसे कमेटी की हम बात करें तो 2 टाइप्स की कमेटी है, परमानेंट भी है और एडहॉक कमेटी भी है। अगर जनरली हम देखते हैं इसमें एडहॉक कमेटी का भी इन्वॉल्वमेंट कर दिया जाता है और उसका जो यानी कि जो उसका प्रेसिडेंट होगा जो एडहॉक कमेटी का, ठीक है ना, वो कौन करेगा, यानी कि हम बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष है, सपोज करें वो उसको अपना किसी को भी एक उनका हेड बना देगा कि भी ठीक है ये सदस्य है, इसमें टोटल इतने मेंबर होंगे, ठीक है ना, और इन सभी जो मेंबर होंगे इन सभी का हेड ये होगा। तो ये डिसाइड कौन करता है, हाँ हम बात करें स्पीकर करता है, जैसे लोकसभा में है तो लोकसभा स्पीकर करेगा। और उसके बाद हम देखते हैं फिर वो डीपली स्टडी करते हैं, उसको अच्छे से विचार विमर्श करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है उन्हें जो उस बिल के जो एक्सपर्ट हो सकते हैं, ठीक है ना, उनसे भी एडवाइस ली जा सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि फिर बाद में कमेटी को लगे, जो कमेटी बनाई गई है, ठीक है ना, तो अगर उनको ऐसा लगे कि इसमें कुछ ऐड करना है, कुछ जोड़ना है या कुछ रिमूव करना है, हटाना है या कुछ अमेंडमेंट करना है, ठीक है ना, तो वह डिसाइड कर सकती है। और जनरली हम देखते हैं वैसे तो जितनी भी एडहॉक कमेटी होती है वो मैक्सिमम 3 मंथ के लिए काम करती है, लेकिन उससे ज़्यादा भी पॉसिबिलिटी बने वो डिसाइड कौन करता है, हाउस करेगा, सदन करेगा कि वह कितने टाइम में रिपोर्ट देनी है, ठीक है ना। और इसी के साथ में हम देखते हैं फिर जो कमेटी ने काम किया है, कमेटी ने जो काम किया है अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अब वो क्या करेगी, रिपोर्ट करेगी किसको, अगर लोकसभा से वो कमेटी बनी थी, ठीक है ना, तो लोकसभा को रिपोर्ट करेगी। और जो भी उसने अमेंडमेंट किए हैं या जो भी उसने उस बिल में से कट किया है या कुछ ऐड किया है, ठीक है ना, फिर वो जब रिपोर्ट करती है तो फिर उसको दोबारा रीप्रिंट कराया जाता है। प्रिंट करा करके फिर कॉपी को क्या करते हैं, फिर मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट करनी है कॉपी, ठीक है ना। और फिर जो है वो कमेटी ने तो अपना काम कर दिया है, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कमेटी के जो रिकमेंडेशन थे उसके, ठीक है ना, या उसने जो सिफारिश की थी कमेटी ने वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है, हाउस नहीं भी कर सकता, ठीक है ना। और उसके बाद हम देखते हैं उस पर वाद विवाद भी होता है। अगर लगता है भाई ये अमेंडमेंट कमेटी ने जोड़ दिया है या फिर जो भी इसमें थे उस पर हमने डीपली स्टडी किया तो वो चीज़ें निकल कर आई, ठीक है ना, जो हमें नहीं पता लग पा रही थी, ऐसा भी हो सकता है। फिर बाद में उसमें हम देखते हैं मत यानी कि वोटिंग कराते हैं उसमें भी, ठीक है। अगर वोटिंग कंप्लीट हो पाता है तो फिर हम देखते हैं फाइनली आगे हम थर्ड रीडिंग पर आते हैं। इसको हम कहते हैं विचार की अवस्था, यानी कि अब हमें फाइनल डिसीजन लेना है। जनरली अभी तक हम डीपली स्टडी कर रहे थे सेकेंड रीडिंग में, ठीक है ना, डिबेट भी हो रही थी, लेकिन बाद में हम देखते हैं फाइनली हम जो जैसे हम कह रहे थे कि प्रत्येक जो अनुच्छेद की हम बात करें या प्रत्येक जो उपबंध है उस पर हम डीपली हर एक पॉइंट को अच्छे से देखते हैं, स्टडी करते हैं और देखते हैं क्या क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाद विवाद या मतदान
यहाँ पर ये नहीं होगा। लेकिन हाँ, जब हम बात करते हैं वोटिंग की, मतदान होगा लेकिन पूरे ही कंप्लीट बिल पर हम वोटिंग कराएंगे, ठीक है ना। और जो टोटल हम कह सकते हैं जो प्रेजेंट मेंबर हैं, ठीक है ना, अगर वो इस पर एग्री हो जाते हैं, ठीक है ना, तो फिर क्या होता है, फिर ये सेकंड हाउस के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब सेकंड हाउस के पास भी बहुत सारे राइट्स हैं, बहुत सारे अधिकार है उसके पास भी। जनरली अगर ये सपोज करें राज्यसभा से स्टार्ट हुआ था तो लोकसभा में चला जाएगा, अगर जैसे हमने बात कर रहे थे कि लोकसभा से स्टार्ट हुआ है तो अब ये राज्यसभा में जाएगा, यानी कि अब लोकसभा के बाद अब ये सेकंड हाउस में पहुंच चुका है। चलिए अब सेकंड हाउस में आ चुके हैं। जनरली अब देखते हैं कि प्रथम सदन के समान जो हमने, यानी कि अभी जो हमने फर्स्ट हाउस में जो प्रथम सदन था हमारा, जैसे फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग और जो कमेटी का इन्वॉल्वमेंट था, वो सारा कुछ यहाँ पर भी होता है, सेम प्रोसेस, ठीक है ना। और उसके साथ में हम देखते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे कि सेकंड हाउस के पास किस तरह के पावर्स हैं, किस तरह की शक्तियाँ हैं, ठीक है ना। तो ये सारे जो हम कह सकते हैं जो पीठासीन अधिकारी होता है, प्रथम सदन से कंप्लीट होने के बाद पीठासीन अधिकारी दूसरे सदन में उसको भेज देता है बिल को, ठीक है ना। अभी वो बिल ही है, अभी वो कानून नहीं बना है, ये भी याद रखना है। तो अब हम देखते हैं जब दूसरे सदन में हम पहुंच चुके हैं, ठीक है ना, तो उसके बाद ऐसा भी हो सकता है जो प्रेजेंट मेंबर हैं वोटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर उनके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है ना। और भी ऑप्शन की हम बात करें, विकल्प हैं, ठीक है ना। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अमेंडमेंट भी डाल सकता है सेकंड हाउस कुछ अमेंडमेंट भी डाल सकता है, संशोधन भी इसमें कर सकता है, या फिर ऐसा भी कर सकता है उसको रिजेक्ट ही कर दे, एग्री नहीं है उस पर, रिजेक्ट कर दे उसको, तो रिजेक्ट होने के बाद तो यहीं पर खेल ख़त्म, यहीं पर स्टॉप हो जाता है। और ऐसा भी हो सकता है, जनरली हम देखते हैं जब एक हाउस से स्टार्ट हुआ है, सपोज करें लोकसभा से स्टार्ट हुआ है, अब सेकंड हाउस में आ चुका है, कोई एक्शन ही नहीं ले पा रहा है, कोई विचार विमर्श ही नहीं कर रहा है, पेंडिंग में पड़ा है, ठीक है ना। तो ऐसी कितने टाइम में पेंडिंग में डालेंगे, मैक्सिमम 6 मंथ। अगर 6 मंथ तक वह पेंडिंग में पड़ा रहता है कोई भी बिल, तो फिर क्या होगा, फिर जनरली अब लगने लगता है, अब एंट्री कराते हैं प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की एंट्री होती है, राष्ट्रपति, ठीक है ना, अब एंट्री करेगा, उसके पास भी बहुत सारी पावर है, ठीक है ना। उसकी पावर पर तो हम मेनली डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन अभी हम सेकंड हाउस में ही हम डिस्कस कर रहे हैं इस बिल पर, क्योंकि अभी सेकंड हाउस में ही ये फंसा पड़ा है। सेकंड हाउस से तो निकाल लें, जब भी तो प्रेसिडेंट का जो काफ़ी जो पावर्स हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि प्रथम सदन ऐसा भी हो सकता है, जनरली उसने, ये तो बात है कि वो एक्शन नहीं ले पा रहा है, उसको पेंडिंग में डाला हुआ है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक सदन एग्री हो पा रहा है, दूसरा सदन एग्री नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो दोनों में क्या हो जाती है, एक गतिरोध, इसको हम एक कंडीशन बोलते हैं, जैसे हमने आगे इसको एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है ना। इसको डेडलॉक यानी कि गतिरोध बन चुका है। अब ना ही तो प्रथम सदन चाह रहा है कि, सपोज करें प्रथम सदन तो चाह रहा है कि इस पर दूसरा सदन कोई भी डिसीजन ले, ठीक है ना, पेंडिंग में न डाले, क्योंकि 6 मंथ तक तो रखा है, 6 मंथ के बाद अब नहीं रख सकते, अब तो इस पर कुछ सोचना ही पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में जो कंडीशन बन जाती है वो क्या है, डेडलॉक यानी कि गतिरोध बन चुका है। गतिरोध कब होता है कि ना ही तो वह सहमत हो पा रहा है, यानी कि दूसरा सदन ना ही तो सहमत है और ना ही उसको रिजेक्ट कर रहा है, तो बीच में यानी कि फंस चुका है मामला, ठीक है ना। अब ऐसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट की जो हम बात कर रहे थे, आर्टिकल 108 यानी कि अनुच्छेद जो हमारे पास है 108 जो अनुच्छेद है, उसमें क्या है, जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न किया गया है, यानी कि संयुक्त अधिवेशन, यानी कि 108 जब प्रेसिडेंट डायल करेगा, ठीक है ना, कॉल करके बुलाएगा कि आ जाओ, ठीक है, सेंट्रल हॉल में आ जाओ सब। अब सेंट्रल हॉल में जब पहुंचेंगे तो फिर क्या होगा, लोकसभा के भी सदस्य वहाँ पर होंगे और राज्यसभा के भी होंगे। अब कितना बचोगे, अभी तक जो सेकंड हाउस जो है उसने पेंडिंग में डाला हुआ था, वो कुछ काम ही नहीं करना चाह रहा था, ठीक है ना, अब बुला लेते हैं,
ठीक है ना, क्योंकि 6 मंथ तो डिले पहले ही कर चुके हैं और अब और डिले नहीं करना चाहते, ठीक है ना। तो जनरली हमें ये भी याद रखना है कि ऐसी जो कंडीशन है वो साधारण विधेयक पर ही अप्लाई हो सकती है, यानी कि जो जॉइंट सिटिंग की हम बात कर रहे हैं वो फाइनेंशियल बिल के मामले में बन सकती है, या फिर ठीक है ना, अगर हम कहीं अमेंडमेंट संविधान में कुछ संशोधन हो रहे हैं, लोकसभा तो एग्री है इस पर, राज्यसभा एग्री नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि चलो आ जाओ जो जॉइंट सिटिंग करते हैं, या प्रेसिडेंट के पास इस तरह की पावर है। नहीं, प्रेसिडेंट के पास इस तरह की पावर नहीं है कि वो जॉइंट सिटिंग बुला करके लोकसभा राज्यसभा दोनों पर जो है वहाँ पर वोटिंग कराए, इस तरह की पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन ये जब हम बात करें ऑर्डिनरी बिल यानी कि साधारण विधेयक पर ही इस तरह की सिचुएशन अप्लाई होती है। और फिर क्या होता है, जॉइंट सिटिंग की हम बात कर रहे हैं, जो संयुक्त अधिवेशन है उसमें जो प्रेजेंट मेंबर होते हैं और जो वोटिंग करते हैं, जनरली ऐसा भी हो सकता है, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने वोटिंग ना करें, मत करो। अगर वोटिंग नहीं करोगे तो क्या जो जनरल बिल है वो पास नहीं होगा। जनरली हम देखते हैं इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, जो हमारे हम कह सकते हैं जो संविधान निर्माता रहे उन्होंने देखा, इस तरह से भी हो सकता है कि भाई अगर इस तरह की आवश्यकता है, कानून बनाने की आवश्यकता है, अगर एक सदन एग्री नहीं हो पा रहा है, अगर वह जॉइंट सिटिंग की हम बात कर रहे हैं, अगर जॉइंट सिटिंग में भी वह एग्री नहीं हो पाता है फिर क्या करोगे। जनरली हम देखते हैं लोकसभा के पास कितने मेंबर हैं, लोकसभा में हम देखते हैं एट प्रेजेंट 545 है, ठीक है ना। और जब हम राज्यसभा में देखते हैं, राज्यसभा में कितने हैं, 245 है, ठीक है ना। अगर सपोज करें टोटल को हम प्लस कर दें, टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हैं, टोटल हो जाएंगे 790। अगर हमें आधे से एक अधिक चाहिए, ठीक है ना, तो अगर टाई वाली सिचुएशन यहाँ पर भी बन जाती है कि भाई आधे तो इसके एग्री हो रहे हैं और आधे इसके हो रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में लेकिन हमें कितना चाहिए, टोटल हमें कंबाइंड चाहिए, ठीक है ना। एक सदन के भी हो सकते हैं, टोटल की हम बात करें वैसे हमें 395 चाहिए +1, ठीक है ना। अगर 395 +1 एग्री हो जाते हैं, हो सकता है लोकसभा के भी हों, लोकसभा से ही काम चल जाए, ऐसा हो सकता है। तो फिर राज्यसभा तो ठीक है, वो तो हमने एक्स्ट्रा ऐसे ही बुला ली थी, लेकिन इससे भी काम चल सकता है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास इस तरह के जो जहाँ जहाँ पर जॉइंट सिटिंग की हम बात करें, जो हमारे पास बिल हैं, जैसे हमने जॉइंट सिटिंग को लेकर इस तरह की अभी सिचुएशन बनी है, जैसे हम देख सकते हैं 3 एग्जाम्पल को हमने यहाँ पर शो किया है। जैसे दहेज निरोधक विधेयक की हम बात करें 1961 में आता है, इस तरह की जॉइंट सिटिंग होती है। फर्स्ट एग्जाम्पल तो यही है हमारे पास, ठीक है ना। या हम कहें डोरी, जो इस तरह का एक बिल लेकर आता है डोरी पर। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है एक, ठीक है ना, 1978 में आता है। फिर हम कह सकते हैं एंटी टेररिस्ट जो बिल है, ठीक है ना, वो भी इस तरह से जहाँ पर हमने जॉइंट सिटिंग करनी पड़ी है, ठीक है ना। तो ये सारा जो प्रोसेस था ये अभी हमने सेकंड हाउस तक ही कंप्लीट किया है, यानी कि अभी पहले सदन का फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस का ही रोल कंप्लीट हो पाया है। लेकिन अब प्रेसिडेंट, या हम कहें कि एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की स्वीकृति भी तो चाहिए। अगर राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिलेगी तो ये सब जितना भी हमने किया है, जो फर्स्ट हाउस में काम कंप्लीट हो पाया है, सेकंड हाउस को इस तरह से भी एग्री किया है, ठीक है ना। तो अब अगर प्रेसिडेंट यहाँ पर रिजेक्ट कर देता है तो जितनी भी मेहनत की थी वो जीरो हो जाएगी, ठीक है ना, अगर रिजेक्ट कर दे तो, ठीक है ना। लेकिन जनरली हम देखते हैं राष्ट्रपति के पास वैसे इस तरह के बिल ही पहुँच पाते हैं कि बहुत ही कम चांसेस बने हैं। अगर हम कहें ऐसा भी हो सकता है अपने पास रोक सकता है, ठीक है ना। जैसे हम कहें जो हमारा डाक बिल है, ठीक है ना, ज्ञानी जैल सिंह ने ऐसा एक ही राष्ट्रपति हुआ भारत में जिसने, ठीक है ना, इस तरह का पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है, या अपने पास रोकने की हम बात करें उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो, यानी कि अपनी पॉकेट में डाल लिया, पॉकेट में डाल लिया, कुछ भी काम नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम देखते हैं राष्ट्रपति जनरली एक्सेप्ट कर ही लेता है, यानी कि बिल को, क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है ना, बहुत सारा जो कमेटी का भी इन्वॉल्वमेंट था, उसके बाद एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है ना। या ऐसा हो सकता है
उसको वापस कर देता है। बहुत सारी रिकमेंडेशन कि इसमें कुछ ना कुछ उसको दोबारा रीडिस्कशन की हम बात करें, ठीक है ना, उस पर दोबारा पुनः विचार करें। और जब पुनः विचार के बाद फिर वापस प्रेसिडेंट के पास आएगा तो प्रेसिडेंट को अब सिग्नेचर करने होते हैं, ठीक है ना। जब हम देखते हैं कि पॉकेट वीटो ही एक ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि जब जनरली कि वो पेंडिंग में चला जाता है, वो फिर कभी बिल उस पर हम डिस्कस ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो अब जनरली जब जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर एक बार रिटर्न कर दिया है, ठीक है ना, या तो एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट कर लिया तो सिग्नेचर कर देगा तो बिल लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ रिकमेंडेशन के साथ कि पुनः विचार होना चाहिए, अगर उसके बाद आएगा तो सिग्नेचर के लिए वह बाध्य है, उस पर सिग्नेचर करने होते हैं। और जब सिग्नेचर कर देगा तो फिर क्या होगा, फिर बिल लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। और सरकारी गजट, ठीक है ना, गजट की हम बात कर रहे थे, जैसे गवर्नमेंट, जैसे हम बात कर रहे थे गजट ऑफ इंडिया की हम बात करें, ठीक है ना, उसमें पब्लिश कराते जाता है। और फिर उसके बेस पर हम देखते हैं कि कानून जब बन जाता है तो फिर उसके बेस पर बहुत सारी जो हम आगे का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर पाते हैं। तो दोस्तों आज हमने जो बात की है साधारण विधेयक, उसको जो एक प्रोसेस था वो सब कुछ हमने कंप्लीट किया है। कैसे एक सदन में कितने डिफरेंट टाइप के जो स्टेप्स होते हैं, अलग अलग जो चरण होते हैं, जैसे हमने प्रथम वाचन की बात की, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, ठीक है ना, ये सारा कंप्लीट होने के बाद फिर सेकंड हाउस में जाता है। फिर ये सेम प्रोसेस सेकंड हाउस में भी हम कंप्लीट करते हैं। फिर फाइनली राष्ट्रपति अप्रूवल दे देता है, एसेंट सहमति उसकी मिल जाती है, ठीक है ना, तब जाकर के ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो पाती है। दोस्तों अगर उसके बाद भी आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। लगे रहिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।